फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स का सिलेबस फॉर द सेशन 2021 फॉर 22। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि 11th क्लास का सिलेबस क्या है मैथ्स का। जैसे लास्ट ईयर 11th के सिलेबस में रिडक्शन हुई थी और नए सेशन के लिए क्या सिलेबस है। जो CBSE से आपका सर्कुलर रिलीज़ हुआ है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है आपका हर सब्जेक्ट में कोई भी रिडक्शन अभी तक नहीं हुआ है एज़ पर इन्फॉर्म टिल नाउ। तो ये आपका जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपका पूरा एक ग्राफ पेपर टाइप आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूरा मेंशन टेबल है कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स की क्या क्या वेटेज है। तो पहला यूनिट है आपका सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन आपका टोटल 23 मार्क्स का होगा एनुअल पेपर में। एल्जेब्रा में आपका होगा 30 मार्क्स का, जिसमें हम आपको अभी नेक्स्ट आगे दिखाएंगे। यहाँ पे एल्जेब्रा में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं। और नेक्स्ट है कैलकुलस सेट्स एंड फंक्शंस। ये आपके 11th के सिलेबस में बिल्कुल नया है। सेट्स फंक्शन, कैलकुलस, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है 10th क्लास में, बट यहाँ पे हम और नए कंसेप्ट पढ़ेंगे इसमें जो आपको 12th में भी फ़ायदा करेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पिछली बार पढ़े, पर यहाँ पे एकदम पूरा डिफरेंट हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और मैथमेटिकल रीजनिंग सबसे शॉर्ट चैप्टर है 11th क्लास का और इसकी वेटेज है 2 मार्क्स। और ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। और कुछ बच्चे तो ये चैप्टर छोड़ के भी चले जाते हैं, क्या करना है हमें 2 मार्क्स का। बट हर चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके 11th के बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप 12th के बोर्ड जो आप दोगे नेक्स्ट ईयर उसमें आप वेल परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप देख सकते हैं 11th और 12th एक पैरेलल क्लास है। अगर 11th के कंसेप्ट आपके मैथ्स के क्लियर होंगे तो 12th के ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे, क्योंकि वहाँ पे भी नए कंसेप्ट होंगे और जो वहाँ पे आप कंसेप्ट पढ़ेंगे उनका हल्का हल्का पार्ट 11th से ही जाएगा। तो अब हम पहले यूनिट डिस्कस करते हैं जो है हमारा सेट्स एंड फंक्शन। तो सेट्स हमारा एक चैप्टर है जिसमें आप पढ़ेंगे एम्प्टी सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, इक्वल सेट, सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, यूनिवर्सल सेट। स्पेशली हम यहाँ पे इंटरवल्स पढ़ेंगे नोटेशंस के साथ, जिसमें हम वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे। वेन डायग्राम जैसे आपको नाम नया लग रहा होगा, बट ये आपको 6th क्लास में पढ़ाया गया वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। 6th क्लास के साइंस में हमने वेन डायग्राम पढ़ा था कैसे बनाते हैं। अगर किसी को याद होगा तो वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि 6th में हमने पढ़ा था वेन डायग्राम, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप यूनिवर्सल यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर होगा सेट्स में, और एकदम न्यू टॉपिक है 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और सेकेंड चैप्टर है आपका रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शंस में आप पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। और इस चैप्टर में एक अलग बात है, क्योंकि आप इसमें एक एरो डायग्राम समझते हैं जिसमें हम यहाँ पे रिलेशंस के सेट्स को ज्वाइन करते हैं। इसके भी आपको हम डिटेल्ड वीडियो अच्छे से बना के देंगे, बट यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो आगे देखिए। यहाँ पे फिर हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में क्या है, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या है, उसको हम पिक्टोरियल डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है एक रिलेशन की, फंक्शंस कौन कौन से पढ़ेंगे इसमें हम, फंक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियल में फॉर्म में। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर फॉर्म, पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर फॉर्म में आप उसको कैसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आगे हमने यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, लोगैरिथमिक फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शंस विद देयर ग्राफ, एवरीथिंग वी विल स्टडी। आज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे चैप्टर्स शुरू करेंगे। और थर्ड है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था वो एकदम बेसिक था, 11th में पूरा वास्ट और एडवांस सिलेबस है।
पिछली बार तो सिलेबस कट गया था, इसलिए कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी बच्चों को, लेकिन जो उनको लॉस हुआ है पिछले साल सिलेबस कट होने की वजह से, तो उन्हें 12th में कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट यूज हुए हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर ऑफ CBSE नथिंग इज़ डिलीटेड फॉर द न्यू सेशन 2021 to 22। सो यहाँ पे आप मिनिमम 25 से प्लस आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, उनके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन समझेंगे। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स की बात करते हैं अगर 20 से 30 मिनट्स के, तो कम से कम 20 से 30 वीडियोस बनेंगे ये सिंगल चैप्टर की, क्योंकि वो बहुत वास्ट चैप्टर है। और अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से क्लियर होता है तो आप इसको आप अपने कैलकुलस में भी यूज़ कर सकते हो, डिफ्रेंसिएशन जो आप आगे पढ़ोगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में। और सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है 11th का, जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें बस हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू k, n इज़ इक्वल टू p, और ये पिछले साल के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया था। बट ये एकदम बहुत ईजी है, क्योंकि हम इसमें क्या होता है, हमें एक रियल नंबर गिवन होता है और हमें उसको प्रूव करना होता है बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इसे डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा आपके लिए एकदम नया चैप्टर है पूरा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने 10th में पढ़ा हुआ है, बट उससे सेम रिलेटेड सिलेबस हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशली रूट के अंदर -1, इसका क्या मतलब है। अब आप इसकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, जैसे आपको तो 10 तक पढ़ाए गए रूट में अगर -1 होगा तो ये तो इनवैलिड है, बट 11th में आप लोग समझेंगे कि ये वैलिड है मैथ्स में कैसे। ठीक है, फिर इसमें आप पढ़ेंगे एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक कॉमन वर्ड यूज होता है बहुत, आयोटा, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं या आई कैप से। इसको हम क्या कहते हैं, आयोटा, IOTA, आयोटा। नेक्स्ट इसमें हम आपका स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जैसे आपको पता होगा 11th के अगर आप बुक खोलेंगे NCERT की, जब उसमें लास्ट में जाएंगे एक सप्लीमेंट सेक्शन होता है। सप्लीमेंट्री पार्ट मतलब कि कुछ चैप्टर्स के, मतलब ट्रिग हो गया, लिमिट डेरिवेटिव्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, वहाँ पे हल्के हल्के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहाँ पे हमारे मेंशन नहीं होते। जैसे आप चैप्टर खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलेगा। जैसे आपको पता है कि a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a - b का होल स्क्वायर आपको पता है ना, a² + b² + 2ab। या फिर आपको पता होगा a² - b² का भी पता है ना। बट आप यहाँ पे पढ़ेंगे a² + b² का क्या फॉर्मूला है। a² + b² जो आप कहते हैं होता ही नहीं है, बट 11th में हम बहुत कुछ नए नए पढ़ेंगे जो आपको 10th में कहा जाता था कि ये सब नहीं होता। और लीनियर इनक्वालिटीज़ हमारा पूरा एक ग्राफ चैप्टर है, इसमें हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। एकदम 2 हमें इक्वेशंस गिवन होती है, हम उसमें ट्रू और फॉल्स कंडीशन देखनी होती है। अगर ट्रू कंडीशन होगा तो हमारा जो ऐसे ग्राफ बनते हैं लाइन्स डिफरेंट, अगर ट्रू कंडीशन होगी तो मतलब उसका शेडिंग हम टुवर्ड्स ओरिजिन करेंगे। अगर फॉल्स कंडीशन आती है तो ओरिजिन से दूर जाएगा हमारा ग्राफ। इसमें हम शेडिंग करके एरिया बताते हैं, जिससे हम ग्राफिकल मेथड से प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दिस इज़ अ वेरी न्यू चैप्टर टू क्लास 11th, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और स्कूल्स में हाफ ईयरली में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ज़्यादा वेटेज का चैप्टर यही देते हैं स्कूल्स में। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है, फैक्टोरियल क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। आप इसमें बहुत सारी सिचुएशन समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस निकालते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि कार्ड है, कार्ड को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ पोजीशन में, मतलब उसकी अकरेंस कैसी होगी, डाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे आप प्रोबेबिलिटी में करते थे क्वेश्चन, ऐसी सेम इसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मेथड यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपका बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम आपका लास्ट ईयर के सिलेबस से कट हो गया था प्रीवियस सेशन के लिए, बट इस साल ही है बायनॉमियल थ्योरम। और बायनॉमियल थ्योरम सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है,
इसमें आपको बस एक चीज़ याद रखनी होती है, x प्लस वाई रेज टू द पावर n। अगर आपको एक ये फॉर्मूला पता होगा तो आप ये पूरा चैप्टर कर सकते हैं। ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है परम्यूटेशन के बाद, बायनॉमियल थ्योरम, बिकॉज इसमें आपका एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, एक ही फॉर्मूले से हमारा पूरा चैप्टर ये बेस्ड। नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज़। ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आप पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप 10th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें यूज़ होगा। अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में नया है आपके लिए जीपी। जीपी क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें आप पढ़ेंगे जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, सम ऑफ इनटू द ईपी, इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम। मतलब कि आपको सम ऑफ इन्फिनिटी निकालना होगा। सम ऑफ इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे ऑफ अ जीपी? ये जो सिंबल बना है यहाँ पे, दिस इज द सिंबल ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ओके, नेक्स्ट हम अपनी थर्ड यूनिट पे आते हैं। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट इज योर स्ट्रेट लाइंस, और स्ट्रेट लाइन सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, क्योंकि इसमें बस क्या है, आपको फॉर्मूलेज याद रखने होते हैं। यहाँ पे आप 10-12 फॉर्मूले पढ़ेंगे, और उन 10-12 फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आप ये चैप्टर पूरा कर पाएंगे। अगर आपसे बोला जाए, अगर आपको ये कंडीशन गिवन है, अब उससे बोला जाए फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन आप कैसे सॉल्व करेंगे? बाय रिमेम्बरिंग द फॉर्मूलाज। इसमें आप 10 से 12 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, और उन पे बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जो स्ट्रेट लाइंस हमारे चैप्टर है पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। कौन सा चैप्टर है हमारे? पूरा फॉर्मूला बेस्ड। ओके। सेकंड है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन भी जो हमारा चैप्टर है ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि हम इसमें सर्कल के बारे में डिस्कस करते हैं। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? इसमें आप एलिप्स पढ़ेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला। पैराबोला तो आपने 10th में पढ़ लिया, इसमें आप हाइपरबोला पढ़ेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती है, सिंपल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। जब आप ये चैप्टर करेंगे कॉनिक सेक्शन, ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर होता है करने के लिए, क्योंकि ये भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है। और फाइनल एग्जाम्स की जब हम बात करेंगे तो ये 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं स्कोरिंग के लिए, और जब आप इसकी रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। थर्ड चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, कोऑर्डिनेटेड प्लेन्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आपसे निकाला जाएगा। आपको बोलेंगे कि आपको डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच में। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि जो कि कैलकुलस, और कैलकुलस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप प्रिपेयर करते हैं जेई मेंस और नीट के पेपर के लिए, क्योंकि जेई मेंस और जेई में कैलकुलस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका डिफ्रेंसिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है। और क्लास 11th में आपका फर्स्ट बेसिक होता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कोर्स में कम से कम 1 महीना लग जाता है कराने के लिए विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्योंकि एनसीईआरटी से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है फाइनल पेपर में। हमेशा टीचर्स क्या करते हैं, 12th के सिलेबस में से, मतलब 12th में भी पूरा सेम टॉपिक है तो 12th के क्वेश्चन दे देंगे, या फिर आपकी कोई एक्स्ट्रा बुक होगी एग्जाम्पलर तो उससे दे देंगे। अब इसमें आप पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स में, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसमें आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करके डेरिवेशंस करके निकालेंगे। डेरिवेटिव यूजिंग एज द रेट ऑफ चेंज बोथ एज दैट ऑफ डिस्टेंस फंक्शन एंड जियोमेट्रिकली। इसमें मीन्स आप रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, मीन्स डी फाइव बाई डी टी, मीन्स वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको शायद समझ ना आ रहा हो, क्योंकि जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो आपको जब समझ आएगा। और इसमें हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन, लोगैरिथमिक फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और जो हमारी 5th यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो बच्चे कहते हैं हम छोड़ देते हैं क्या पढ़ेंगे 2 मार्क्स के लिए, बट ये सबसे ईजी होते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या होता है, आपको एक गिवन स्टेटमेंट होती है और बस आपको उसको क्या करना होता है, अपने मतलब क्या कहते हैं, आपको एक फ्रेज गिवन होगा, आपको उसको करेक्ट करना होगा। जैसे आप इंग्लिश में सेंटेंसेस को अनजम्बल करते हैं ना,
वैसे ही सेम है। अगर बोला जाएगा कि रियल नंबर के एग्जाम्पल क्या कहते हैं 5, 4, 3 या 2 होंगे, तो आप उसको उन नंबर्स को आपको करेक्ट करना होगा। जैसे मैं बोल दूँ कि प्राइम नंबर क्या है, 9 होगा। 9 तो पता है जैसे प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो आपको ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स को इनकरेक्ट से करेक्ट करना होगा या फिर करेक्ट से इनकरेक्ट करना होगा। ओके, तो हमारी लास्ट यूनिट है जो कि है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो जो आप स्टैट्स में पढ़ेंगे क्या कहते हैं, वो है हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा। इसमें क्या है, जो हम एनालिसिस करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जैसे आपने 10th में पढ़ा है स्टैट्स, बिल्कुल इसमें नए नए थोड़े फॉर्मूलेज यूज़ होंगे और उससे हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे स्टैट्स में। और लास्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम यहाँ पे सेट्स यूज़ करेंगे, जैसे हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सेट्स चैप्टर बताया था। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर होगा तो इसमें क्या कहते हैं, सेट्स का 40 से 50% कंसेप्ट आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर में यूज़ किया गया है। किस में यूज़ किया गया, आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। तो अगर आपको ये क्लियर होगा तो हम क्या करेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पढ़ेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स पढ़ेंगे, नॉट एंड और इवेंट्स की कंडीशंस पढ़ेंगे, कनेक्शंस विद अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस। मीन्स जो आपने प्रीवियस स्टडी किया होगा 9th-10th में, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे। बट यहाँ पे आप ये भूल जाइए कि सिलेबस बहुत हार्ड है 11th का। सिलेबस हार्ड उन बच्चों के लिए होगा जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ्स क्या होती है, प्रैक्टिस के साथ ही होती है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं हो सकती मैथ्स कभी भी। और ये आपका क्वेश्चन पेपर का फाइनल डिज़ाइन आप ये देख सकते हैं। ये आप में मतलब क्या कहते हैं 55% दिया गया आपके रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग में, मतलब आपको कंसेप्ट कितना समझ आया है। और 25% पेपर आपका अप्लाइंग पे होगा, मतलब आपने क्या फैक्ट स्टडी किया है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। या फिर एग्जॉस्टिव इवेंट का फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व, तो अप्लाइंग हो गया। और 20% आपका पेपर एनालाइज करेंगे कि आप कितने क्रिएटिव हो, कि मतलब आपने उस सॉल्यूशन को इतना न्यू डिफरेंट मेथड से किया होगा, टीचर वो एनालाइज करेगा। इवैल्यूएशन क्या होगी आपकी, मतलब कैसे आप आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कहते हैं हम छोटे में बताते थे आपको कि अगर आप कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखनी है। तो इन दैट वे योर पेपर विल बी चेक्ड। तो टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। और वो कैसे होंगे इंटरनल असेसमेंट, आपके स्कूल में टोटल 3 पीरियोडिक टेस्ट लिए जाएंगे। वो स्कूल पे आप पे डिपेंड करता है, 2 UTs 1 हाफ ईयरली। उनमें से 3 पीरियोडिक टेस्ट में से आपकी 2 पीरियोडिक टेस्ट के टीचर 10 मार्क्स लगाएंगे और 10 मार्क्स आपकी मैथ्स एक्टिविटीज़ के होंगे। जो जो भी आपकी कहते हैं मैथ्स के सब्जेक्ट टीचर होगी वो आपको एक्टिविटीज़ बताते रहेंगे कि आपको ये एक्टिविटी करके सबमिट करनी है। तो ये 10 मार्क्स आपके पूरे हाथ में होंगे, क्योंकि इसमें आपको जस्ट प्रैक्टिकल फाइल जैसे फिल करते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री की आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं 10th में। इन दैट सेम वे आप यू हैव टू मेक मैथ्स प्रैक्टिकल फाइल। और कुछ स्कूल में क्या होता है सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल मांगते हैं और वाइवा नहीं लेते। तो यहाँ पे कुछ स्कूल्स क्या होते हैं वाइवा कंडक्ट कर लेते हैं। इन 10 मार्क्स को वो अपने हिसाब से 5+5 में डिवाइड कर लेते हैं। 5 मार्क्स फॉर योर रिटन पोर्शन, 5 मार्क्स फॉर योर वाइवा। सो this is the total syllabus of class 11th and the board structure. So 80 मार्क्स होंगे आपके फाइनल पेपर के और 20 होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट पे। अगर आपका 20 मार्क्स अच्छे स्कोर हो गए तो 80 में से आप 80 डेफिनेट ला सकते हो। तो मीन्स टोटल आपका कितना हो गया 100 मार्क्स। तो इस वीडियो में हमने आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस डिस्कस कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।